नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं फिर से एक बार मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग करेंगे बिहार शिक्षक बहाली जो बीपीएससी द्वारा आयोजित क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे, है ना। इसमें हम लोग करेंगे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित है, और ये बिहार शिक्षक बहाली के लिए अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोला जा रहा है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है, तो इसको देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती के बीच बात करें तो सतपुड़ा पहाड़ है ना। सतपुड़ा पहाड़ सतपुड़ा पहाड़ की बात करें, महादेव पर्वत पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। जो महादेव पर्वत है उसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। उसके बाद बात करते हैं मैकाल, है ना। मैकाल की बात करते हैं तो पहाड़ी सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, है ना। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है। इसके पश्चिमी ओर से नर्मदा नदी निकलती है, और इसकी पश्चिमी ओर से बात करें तो कौन सी नदी निकलती है? ये नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। पूर्वी से बात करें तो महादेव पर्वत की पूर्वी हिस्से से ताप्ती और मैकाल पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से से नर्मदा नदी निकलती है। उत्तर की ओर से बात करें मैकाल पहाड़ी के उत्तर की ओर तो सोन नदी, और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है ना। मैकाल पर्वत के उत्तर की ओर से सोन नदी, और दक्षिण की ओर बात करें तो करते हैं तो महानदी निकलती है। अरावली की बात करते हैं तो ये क्या है? एक तरह से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ना। विंध्य पर्वतमाला, है ना। विंध्य पर्वतमाला उत्तर दक्षिण के बीच महान विभाजक रेखा जो 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात प्रसिद्ध है। सतपुड़ा से संगमरमर की चट्टानें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों के प्रयोग किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग करने वाले इसको बोलते हैं कोबोल, है ना। कोबोल भाषा। उसके बाद फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IMF सौजन्य से W वेकस ने 1957 में की थी, 1957 में की गई थी। उसके बाद बोलते हैं पास्कल की बात कर देते हैं। यह क्या है? अलगोल का परिवर्धित रूप है। पास्कल है जो अलगोल का परिवर्धित रूप है। इसमें स्थिरीय चरों को प्रभावित किया जाता है, जिसके कारण यह अलगोल एवं बेसिक से भिन्न है। बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक क्या है? यह अंग्रेजी शब्दों बीनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन बीनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला जा रहा है कि युद्ध का वाह आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनिवार्य है, अनुमोदन होना चाहिए। युद्ध का वाह आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए, है ना। कितने दिन का अनुमोदन होना चाहिए? तो 1 महीने। ये कितना दिन हो जाएंगे? 1 महीने में इसका क्या होना चाहिए? संसद के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि चीनी यात्री फाहियान ने भारत पर भ्रमण किया, है ना। चीनी यात्री फाहियान ने भारत पर भ्रमण किया था। तो कब हो जाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी विक्रमादित्य 399 से 414 ईस्वी सन, है ना।
399 से 414 ईस्वी सन बौद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत आया था। ये फायान थे जो मतलब क्या था, ये बौद्ध धर्म की ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या आया था, भारत आया था। और उसके बाद बात करते हैं इसमें फायान ने भारत के संबंध में लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव संपूर्ण मध्य प्रदेश पर था, बंगाल का प्रदेश तथा असम पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, शाहजहाँ को, है ना, शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में। जोधपुर के शासक राजा जय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, है ना, जो जोधपुर के राजा जय सिंह की पुत्री जगत गोसाई गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था। यानी खुर्रम किसको बोलते हैं, शाहजहाँ को ही खुर्रम के नाम से जानते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, 5 जनवरी 1592 लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र पे करवाया। फिर आगरा का किला अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई, है ना, शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। मुगल शासकों में शाहजहाँ प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ के बारे में बात करें तो शाहजहाँ ने आगरा, दिल्ली, लाहौर आदि में अनेक भाग इमारत का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है। ट्रांसजेंडर के लिए भारत में पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई। ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया अस्पताल, RML, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई है, जो कहाँ पे है, दिल्ली में है ना, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। यह अस्पताल पर्सन में ट्रांसजेंडर मरीजों के लिए एक समर्पित शौचालय की सुविधा भी प्रदान की जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, होलसेल मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है। होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है, या तो यह किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएंगे कर्नाटक में। ये क्या हो जाएंगे, कर्नाटक में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है। किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया। तो ये हो जाएंगे उत्तर कोरिया। क्या हो जाएंगे, उत्तर कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 पे, तूफान डेनियल ने किस देश के लिए डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया। तूफान कौन सा था, डेनियल ने किस देश को डरना शहर का 20% हिस्सा क्या कर दिया है, तबाह कर दिया। तो हो जाएंगे लीबिया। ये क्या हो जाएंगे, लीबिया हो जाएंगे। क्या हुआ था वहाँ पूर्वी लीबिया में अचानक आई बाढ़ का मुख्य कारण भूमध्य तूफान डेनियल से हुई मूसलाधार बारिश तथा बांध का टूटना, है ना। पूर्वोत्तर लीबिया सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। और यहाँ क्या हुए, अपार जन और धन की क्षति हुई बाढ़ के कारण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP अनुमान घटाकर कितना कर दिया। बोल रहा है एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया। तो इसका क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो क्या हो जाएगा इसका जीडीपी 6.3% है ना, 6.3% कर दिया गया है। बोला जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुपात, सकल घरेलू अनुपात के 6.4 है, इसे घटाकर 6 पॉइंट कितना कर दिया है, 3 कर दिया है ना। पहले 6.4 था, उसके बाद घटाकर इसको 6.3 कर दिए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 6.7 पर बरकरार रखा गया है। अगर वित्तीय वर्ष के लिए 24-25 के लिए बात करें तो ये सकल घरेलू उत्पाद 6.7 रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही नहीं, इसको चुनना है, तो ये हो जाएंगे ये चित्रकूट जलप्रपात शरावती नदी पे, चित्रकूट जलप्रपात शरावती नदी पे, ये सही नहीं है। ये कौन सी नदी पे है, इंद्रावती, क्या हो जाएंगे, इंद्रावती, इंद्रावती नदी पे हो जाएंगे। बाकी चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे, ये ठीक है। धुआंधार जलप्रपात चुलिया हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे, ये ठीक हो जाएंगे। उसके बाद क्या गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पे, ये भी ठीक हो जाएंगे। बाकी चित्रकूट जलप्रपात क्या हो जाएंगे, इंद्रावती नदी पे। इसके बाद बात करते हैं कुछ जलप्रपात के, जैसे में आता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे आते हैं, तो नर्मदा नदी पे, ठीक है, धुआंधार नर्मदा पे। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा पे झारखंड में। उसके बाद जोगिया गरसोप्पा है ना। बात करते हैं महात्मा गांधी जिसको बोलते हैं, ये शरावती नदी पे, जोगिया गरसोप्पा किस नदी पे आते हैं, शरावती नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इडुक्की परियोजना किस नदी पे स्थित है, इडुक्की परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो हो जाएंगे पेरियार नदी पे, जो कहाँ पे स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। इसकी बांध की ऊंचाई की बात करते हैं तो 555 फीट है, 555 फीट, ठीक है। इसको एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तेलुगु गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तेलुगु गंगा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। तेलुगु गंगा परियोजना एक क्या है, संयुक्त परियोजना है, जो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य की है। क्या क्या हो जाएंगे इसमें, महाराष्ट्र हो जाएंगे, तमिलनाडु हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे और कर्नाटक, ये 4 राज्य मिलकर तेलुगु गंगा परियोजना की शुरुआत की गई है ना। ये तेलुगु गंगा परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। आई जो तेलुगु गंगा परियोजना है, जो कृष्णा नदी से जल प्राप्त करते हैं, कहाँ से, कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, कालपोंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, बोला जा रहा है कालपोंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है, तो ये कालपोंग नदी पे ही है। किस नदी पे है, कालपोल नदी पे ही है। ये कहाँ पे पाते हैं, कालपोंग अंडमान निकोबार में, है ना, अंडमान निकोबार में पड़ते हैं कालपोंग जल विद्युत परियोजना। ये क्या है, प्रथम जल विद्युत परियोजना जो कि कालपोंग नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि पीरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, पीरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, तो स्पेन और फ्रांस। क्या क्या हो जाएंगे, स्पेन और फ्रांस पे, है ना, पीरेनीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रूस और यूरोप की बात करते हैं, है ना। रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत माउंट एलब्रूस है, रूस और यूरोप की सर्वोच्च पर्वत क्या है, माउंट एलब्रूस है। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला जा रहा है कि पंपास, स्टेपिज, सवाना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध के नाम से बोला, पंपास, स्टेपिज, सवाना, प्रेरी
सभी प्रसिद्ध के नाम से है। तो ये किसके लिए है प्रसिद्ध के नाम से? बोला जा रहा है इस घास के मैदान है। क्या है? एक तरह से घास के मैदान है। पम्पास की बात करते हैं, है ना। पम्पास है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। स्टेपिज की बात करते हैं तो भी क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। उसके बाद सवाना की बात करते हैं। सवाना है जो उष्ण कटिबंधीय है ना, ये शीतोष्ण नहीं है, ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्रेरी की बात करते हैं, प्रेरीज है ना, प्रेरीज हो जाएंगे इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेरी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। इसके अलावा घास के मैदान की बात कर लेते हैं कुछ। कंपोज ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कंपोस या कंबोज है ना, ये कहाँ पे? ब्राज़ील में होते हैं, ब्राज़ील, ठीक है, ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। उसे लानोस की बात करते हैं तो लानोस कहाँ पे हो जाएंगे? लानोस, लानोस हो जाए वेनेजुएला और कोलंबिया। कहाँ पे? वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं लानोस। उसी तरह बात करते हैं बेल्ट्स। बेल्ट्स की बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका है ना। बेल्ट्स बात करते हैं, बेल्ट या बेल्ट बात करते हैं कहाँ पे हो जाएंगे? दक्षिणी साउथ अफ्रीका है ना। साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हो जाएंगे, है ना। इसी तरह बात करते हैं क्या? डॉन्स कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बोला जा रहा है सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? किस देश में बनाई गई थी? तो ये हो जाएंगे कब? ये है मिस्र में बनाई गई थी, है ना। सुएज नहर का निर्माण की बात करते हैं तो 1859 से लेकर 1869 में की गई। आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, वीडियो को थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि आप वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो इसका क्या हो जाएंगे? धर्मशाला। दूसरी राजधानी कहाँ पे हो जाएंगे? धर्मशाला। सन 1864 में शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। 1864 ईस्वी में शिमला बना था जो क्या है? ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। उसके बाद बात करते हैं 2017 में। कब? 2017 में धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश को दूसरी राजधानी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है तो अमरावती। क्या हो जाएंगे इसका? अमरावती हो जाएंगे, है ना। आंध्र प्रदेश की दूसरी राजधानी अमरावती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो लंदन से होकर बहती है? तो थेम्स। इसका क्या हो जाएंगे? थेम्स। हडसन की बात करते हैं तो ये यूएसए से, न्यूयॉर्क से, है ना, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर से। उसके बाद राइन की बात करते हैं तो जर्मनी से। ये कहाँ से? जर्मनी से राइन हो जाएंगे। पोर्टमैक की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन से। वाशिंगटन भी ये भी कहाँ पे पढ़ते हैं? यूएसए में, है ना, यूएसए में पढ़ते हैं। तो पोर्टमैक हो जाएंगे कहाँ पे? वाशिंगटन से, ठीक है। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएंगे वोल्गा, है ना, वोल्गा नदी। इसका लंबाई की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3690 किलोमीटर। यह नदी बाल्गो पहाड़ी से निकलती है, यह कैप्सियन सागर में गिर जाती है ना। ये क्या होती है? कैप्सियन सागर में जाके गिर जाती है। और बात करते हैं वोल्गा। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में 11 वोल्गा के ड्रेनेज बेसिन में स्थित है, जिनमें राजधानी मॉस्को में भी शामिल है। इसकी राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को में भी शामिल है। डेन्यू नदी की बात करते हैं तो यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है ना। डेन्यू नदी यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन आते हैं नदी द्वीप मांजुली, जो भारत का पहला एकमात्र जिला बन गया है। बोला जा रहा है कि नदी द्वीप मांजुली है जो भारत का पहला एकमात्र द्वीप जिला बन गया है। तो इसका क्या हो जाएंगे? असम की, है ना। असम नदी मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है, भारत का पहला एकमात्र द्वीपीय जिला बन गया है। बोला जा रहा है इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 875 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोकण और मराठावाड़ा, है ना, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। कोकण मराठावाड़ा विदर्भ वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। विदर्भ या महाराष्ट्र प्रांत का एक उप क्षेत्र है। इस उप क्षेत्र में कुल 11 जिले हैं। कितने हैं? 11 जिले। महाराष्ट्र के विदर्भ में कोयना खदान और मूल्यवान मैग्नीज की खानें बहुतायत में पाई जाती है ना, बहुतायत में पाई जाती है। कोकण की बात करते हैं तो कोकण महाराष्ट्र, ये कहाँ पे? पश्चिमी तट पे स्थित है भारत के। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भारत में नहीं बहती है? तो इसका क्या हो जाएगा? केलानी नदी है जो कहाँ पे बहती है? ये बहती है श्रीलंका में प्रवाहित होती है ना। इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 145 किलोमीटर, 145 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अबाकी, कोसी, ताप्ती, रावी, ये है जो भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बोला जा रहा है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत के कौन सा हो जाएंगे? तो ये राजस्थान हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? राजस्थान। उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश। सेकेंड नंबर में मध्य प्रदेश हो जाएंगे। फिर थर्ड में हो जाएंगे महाराष्ट्र हो जाएंगे, है ना। फिर उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। फिर क्या आ जाएंगे? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? भूमि की दृष्टि से, क्षेत्र से गोवा आ जाते हैं, है ना। सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बात करें तो सिक्किम हो जाएंगे। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? यह जहाँ सिटी पैलेस स्थित है। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? जहाँ पे क्या है? सिटी पैलेस स्थित है। तो ये उदयपुर में हो जाएंगे। ये कहाँ पे? उदयपुर हो जाएंगे। अरावली पर्वत इस शहर को प्राकृतिक रूप से प्रसिद्ध और खूबसूरत बनाती है। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में भारत की चर्चित सिटी पैलेस स्थित है। उदयपुर शहर की स्थापना की बात करें तो 1559, है ना, 1559 में 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा किए गए थे। उदय सिंह द्वितीय ने किया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई
नीम में से किसके द्वारा की जाती है? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई नीम में से किसके द्वारा की जाती है? ठीक हो जाएंगे। इसका देख लेते हैं। इसका हो जाएगा सीमा सड़क संगठन के द्वारा, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1960 में की गई थी। 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। इनकी स्थापना की बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये हो जाएंगे उद्योग। क्या हो जाएंगे? उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में बात कर लेते हैं तो कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियां हैं। द्वितीयक क्षेत्र में बात करते हैं तो प्राकृतिक उत्पाद को विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा अन्य उपभोग का बदला जाता है। इसमें ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएंगे? वित्तीय सेवाएं, प्रबंधक सलाह, टेलीफोन सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि तृतीय क्षेत्र का उदाहरण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे। भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र में सेवा के रूप में जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में, है ना। जैसे में आ जाते हैं वित्तीय सेवाएं, प्रबंधक सलाह, टेलीफोन सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी आगे है जो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, बैंकिंग वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के जन्म से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है। बोल रहा शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के जन्म से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाले मौतों की संख्या। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर होता है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे नीम में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो स्थापित की बात करते हैं तो इसके हो जाएंगे 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में के द्वारा की गई थी। यहाँ तक कि भाग 3 मूल अधिकार में भी संसद संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के तहत, है ना, संशोधन से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 368 से। यह संविधान के संशोधन से संबंधित है। अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन कर चुके हैं? 105 संशोधन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो इसका हो जाएंगे विधि का शासन। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो ये हो जाएंगे विधि का शासन। विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है, अर्थात वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है ना। विधि के शासन की अवधारणा के तहत कानून किसी भी व्यक्ति के प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से क्या होगा? वो लागू हो गए। भारतीय संविधान भाग की बात करते हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समझ समानता एवं विधियों के समझ संरक्षण का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकारों का उल्लेख है?
बोला जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके उपयोग में 5 प्रकार के रिट जारी किए गए, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अनुसार 5 रिट जारी किए गए। पहला हो जाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार वृक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, है ना। क्या क्या हो गए? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार वृक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34 के। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया? शामिल किया गया था। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? एक मिनट। इसका हो जाएंगे 33वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। सिक्किम को 33वां 1974 में 33वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में किया गया था। एक मिनट। इसका क्या हो जाएंगे? इसका 36वां संशोधन ही होंगे, है ना। यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं क्या हो जाएंगे। 36वां संविधान संशोधन जो कब किए गए थे? 1975 में। सिक्किम को क्या मिला था उसी समय? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करता है? तो इसका हो जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका? 93वां संविधान संशोधन है, जो निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए क्या करता है? 27% का आरक्षण ये क्या करता है? प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि परमादेश रीट क्या होती है? परमादेश रीट क्या होती है? तो ये क्या होती है? किसी सरकारी निकाय से उनके कर्तव्यों का पालन कराना। बोला जा रहा है किसी सरकारी निकाय से उनके कर्तव्यों का पालन कराना परमादेश रीट होती है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। 5 प्रकार के रीट, अनुच्छेद 32, है ना। जो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रीट जारी कर सकते हैं। परमादेश रीट क्या होते हैं? परमादेश रीट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधि या उपचार प्राप्त ना हो, है ना, या कोई कानून का रास्ता ना हो, उसको हम बोलते हैं परमादेश रीट। इस रीट के द्वारा किसी लोक पद के पदाधिकारी को यह भी आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित से करे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 37 पे आते हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग कितने में आते हैं? 4। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से 51। भारतीय अनुच्छेद 4 और कितने हो जाएंगे? इसका अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं 38 पे। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 2004 में शामिल किया गया था, है ना। 2004 में शामिल किया गया था।
जो भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 के द्वारा जोड़ा गया। ये 2003 में जोड़ा गया था। वर्तमान में बात करते तो कुल कितने भाषा हैं? 22 भाषाएं शामिल है ना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? तो ये क्या हो जाएंगे? कोंकणी हो जाएंगे, है ना। कोंकणी गोवा की क्या है? राजभाषा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये हो जाएंगे स्वानसी समिति। जो इस क्या कहते हैं इसकी भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 द्वारा। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भाग 4 में, भाग की बात करते हैं तो भाग 4 के का या 4 के 1A में शामिल किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? बोला जा रहा है कि भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये क्या हो जाएंगे? इसका रिकी केज हो जाएंगे, है ना। रिकी केज हो जाएंगे जो ग्रैमी अवार्ड 2023 को जीते हैं। ये ग्रैमी अवार्ड की बात करते तो ये तीसरी बार जीते हैं, है ना। रिकी केज ये कितनी बार जीते हैं? ये तीसरी बार है। ये अवार्ड है उनके लिए तीसरी बार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 42 पे। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बोला जा रहा है हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पे हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका हो जाएंगे कांगो ने। क्या? कांगो ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पे हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे, पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2023 में प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? तो इसका हो जाएंगे नई दिल्ली, है ना। पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2023 में प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। केंद्र सरकार भारत ने G20 प्रेसिडेंट के तत्वावधान में 10 से 12 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली में भारत का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी G20 सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं 44 पे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत के स्थान की बात करें तो ये हो जाएंगे 48वां, है ना। 48वां। फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो कौन से हो जाएंगे? सिंगापुर। फर्स्ट रैंक सिंगापुर हो जाएंगे। और दूसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमीरात और तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया आ जाएंगे। दक्षिण कोरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा। क्या जगह? उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा की बात करते तो मुख्यमंत्री कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? है ना। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो इसका क्या हो जाएंगे? पुर्तगाल का। कहाँ का हो जाएंगे? पुर्तगाल का। हेनरी द नेविगेटर। अगला क्वेश्चन आते हैं 47 पे। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में ये विभक्त था? तो इसका हो जाएंगे 5 वर्ग में। क्या हो जाएंगे? ये 5 वर्ग में विभक्त था।
पहला एस्टेट पादरी, दूसरा एस्टेट बड़प्पन, तीसरा एस्टेट सामान्य वर्ग के लिए। सॉरी, 3 वर्ग में, ये क्या हो जाएंगे, 3 वर्ग में विभक्त था। पहला क्या हो जाएंगे, पहला स्टेट है जो पादरी हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे बड़प्पन और तीसरा सामान्य के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे, लाल कुर्ती की टुकड़ी का संगठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का संगठन किसने किया था? तो ये किसके द्वारा? गैरी वाल्डी ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? गैरी वाल्डी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं 49 पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव के तहत आते हैं? तो इसको हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल है जो मैंग्रोव के क्षेत्र में आते हैं। मैंग्रोव वनस्पति समुद्री तटीय तथा निम्न डेल्टाई क्षेत्र में विकसित होती है। इन क्षेत्रों में ज्वार के कारण समुद्र में स्थित लवण तथा स्थलों पर पहुंच जाते हैं, जो मृदा को दलदली तथा लवणीय बना देते हैं। इन वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। बोला जा रहा है भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो हो जाएंगे झीलों, है ना। भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। ज्वारीय वन बात करें तो इन्हें मैंग्रोव या दलदली अथवा डेल्टाई वन भी कहा जाते हैं। भारत में ये वन उष्णकटिबंधीय के ज्वारीय दलदली तटीय लैगून डेल्टा के झीलों में के समीप मिलते हैं। मैंग्रोव वनस्पति समुद्री तटीय तथा निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होती है। अभी हम लोग पढ़े थे। अगला क्वेश्चन आते हैं 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51, सुंदरवन 20 के टाइडल हेलोफाइटिक। बोला जरा सुंदरवन 20 के टाइडल हेलोफाइटिक्स डॉट डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो हो जाएंगे मैंग्रोव का। सुंदरवन 20 के टाइडल हेलोफाइटिक्स जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है, तो मैंग्रोव का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हो जाएंगे 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड की बात करते हैं तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, रियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएंगे 1992, है ना। 1992 में आयोजित किया गया था। ये क्या था? ये पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त सम्मेलन था, जो रियो में शिखर सम्मेलन, इसे रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। रियो ब्राज़ील की राजधानी है, जो रियो डी जेनेरियो 1992 के मध्य आयोजित किए गए थे। इसमें 172 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिए थे। पहली बार 1992 में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो इसका क्या हो जाएंगे? विकसित देश 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से CFC उत्पाद पर प्रतिबंध लगाएंगे, है ना। CFC उत्पाद पर प्रतिबंध लगाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत उन रासायनिक पदार्थों के उत्सर्जन को कम करना है जो ओजोन के परत को छीन करने के लिए जिम्मेदार है। ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC,
जो ओजोन के परत को क्या करने के लिए, छीन करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इस समय ब्रह्मोस मिसाइल असेंबल की जाती है। इस समय ब्रह्मोस मिसाइलें असेंबल की जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, हैदराबाद में, है ना। कहाँ पे हो जाएंगे, हैदराबाद में असेंबल की जाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं 56 पे। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज, नया नाम बुर्ज खलीफा, की ऊंचाई कितनी है। संसार के सबसे ऊंचे टावर है जो बुर्ज खलीफा की लंबाई पूछा गया 828 मीटर। इसका नया नाम क्या हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया। ये कहाँ पे, दुबई में स्थित है। कहाँ पे, दुबई। अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 57। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं तो 15 होंगे। क्या हो जाएंगे, 15। हेग में जज की नियुक्ति 15 वर्षों के लिए होती है। हर 3 वर्षों पर 5 न्यायाधीश अवकाश लेते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश का नहीं हो सकता है। भारत के नागेंद्र सिंह R.S. पाठक न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं। क्या क्या, नागेंद्र सिंह और R.S. पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पुस्तक द जिग जैग वे किसने लिखी है। बोला जा रहा है पुस्तक द जिग जैग किसने लिखी है, तो हो जाएंगे अनीता देसाई। क्या हो जाएंगे, अनीता देसाई के द्वारा। ठीक है, अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएंगे वास्को डी गामा ने। क्या हो जाएंगे, वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा। 1498 कब किए थे, 17 मई 1498 के द्वारा, है ना। केरल के काली तट पर पहुंचे थे। वास्को डी गामा ने भारत आगमन के समय कालीकट के राजा की उपाधि जयमोरिन थे, है ना। जो कालीकट के राजा थे वो क्या थे, जयमोरिन थे। वास्को डी गामा की बात करते तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, है ना। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने थे। दूसरी बात करते हैं, वास्को डी गामा कब आए थे भारत में, 1501 से 1502 ईस्वी में आया था। और 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। पहली बार 1498, दूसरी बार बात करेंगे तो 1500, ये सभी को पता है 1498, बट दूसरी बात करते हैं तो 1501 से 1502 ईस्वी में आए थे वास्को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका क्या हो जाएंगे, मुख्यालय जिनेवा, है ना। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 पे IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका हो जाएंगे 4 वर्गों में। वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है 214 देशों की सूची में, जिसमें संकटग्रस्त जीवों को बतलाया गया है ना। 214 देशों की सूची में संकटग्रस्त जीवों को बतलाया गया है। IUCN द्वारा 4 वर्गों में इसको क्या किया गया, संकटग्रस्त जीवों को विभाजित किया गया। भारत में 94 स्तनधारी प्रजातियों को संकट की सूची में रखा गया है, 94। सबसे अधिक जीव इंडोनेशिया के संकटग्रस्त है ना, 184। और बात करें भारत को वर्ल्ड बैंक के चौथे सबसे अधिक संकटग्रस्त जीवों वाला देश माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेड डाटा जो होते हैं, रेड डाटा क्या किसके लिए होते हैं, रेड डाटा विलुप्त प्राणियों की सूची है ना। विलुप्त प्राणियों की क्या इसको माना जाता है, सूची माना जाता है। 62 आते हैं क्वेश्चन। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू किया गया था।
कथकली हो जाएंगे, कस्तरी ये केरल में हो जाएंगे, कथकली हो जाएंगे जो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का ये उपयोग करते हैं हम लोग? सोनार का पता लगाते हैं, है ना। सोनार से इसका क्या करते हैं? पता लगाते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं जो वस्तु को टकराकर प्रवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर दिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। लेज़र की बात करते हैं तो इसकी खोज अमेरिका के वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने किए थे 1960 में। टी.एस. मेनन 1960 के द्वारा किए गए थे। रडार की बात करते हैं तो रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, है ना। इसका संक्षिप्त रूप होता है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार है जो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा एवं ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ठीक है। स्कूबा की बात करते थे। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। स्कूबा क्या है? गोताखोरों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं जो पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। बोला जा रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना पूछा जा रहा है? तो 1/6 गुना। क्या हो जाएगा? 1/6 गुना। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर mg है, क्या है? mg है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? और चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएंगे? mg/6, है ना। यानी किसी वस्तु का पृथ्वी का भार 120 kg है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 120/6, तो क्या हो जाएंगे? ये 20 किलो। चंद्रमा पर भार 20 किलो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं 65 पे। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? बोला जा रहा है सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? तो इसका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। सेल्सियस और केल्विन के तापमान के बीच संबंध अगर बात करते हैं तो के इक्वल टू 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अर्थात सेल्सियस तापमान में अगर 273 जोड़ने पर केल्विन तापमान प्राप्त होता है। अगर हम इसको 273 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमको केल्विन प्राप्त हो जाएगा, केल्विन तापमान। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। चलिए देखते हैं 66 क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है ना। ध्वनि का वेग होता है, कब होता है? सर्दियों की तुलना में। बोला जा रहा है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ना। ये क्या हो जाएंगे? कथन सत्य है। ध्वनि का वेग अगर हम वायु में 1 डिग्री ताप को बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस ताप को अगर हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाएगा? 1.6 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। 1.61 मीटर से क्या हो जाएंगे? ये बढ़ जाएंगे। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है रासायनिक संयोजन पे। क्या आ जाएंगे? रासायनिक संयोजन पे आधारित है। इसमें क्या आते हैं? द्रव्यमान का संरक्षण का नियम आते हैं रासायनिक संयोजन में, और निश्चित अनुपात का नियम आते हैं, है ना। पहला क्या आ जाएंगे? द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम पहला आ जाएगा। दूसरा आ जाएंगे निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 68 निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? निम्न में से कौन
है जो अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, तो केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ये अधातुओं के भौतिक गुण नहीं है। अधातुओं की बात करते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक एवं अतन्य होते हैं। उसके बाद करते हैं ये धातुओं की तरह कठोर ना होकर भंगुर होते हैं। अधातु भंगुर होते हैं, ठीक है। धातुओं की तरह अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। इनमें आघात बंधीय एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है ना। इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है अधातुएं की, ठीक है। ये सारे हो गए, ठीक है। ये नहीं हो गए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे। संयोजिक इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं, है ना। संयोजिक इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं, तो ये हो जाएंगे परमाणु की सबसे वाहक कक्षा में। परमाणु की सबसे वाहक कक्षा में किसी भी तत्व की वाहक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग संयोजिक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऑक्सीजन की क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे तो इसका क्या लिखेंगे, संयोजिक इलेक्ट्रॉन 2 4 है ना, 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के 72 कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की हो जाएंगे 11। सोडियम के परमाणु भार कितने होते हैं, 11 हो जाएंगे। इसका हम बात करते हैं, संयोजकता निकालते हैं 2 8 1, तो इसका कितने हो जाएंगे, संयोजिक इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। संयोजिक इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन डैश में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो ओजोन डैश में ओजोन तीन में ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, 3 परमाणु होते हैं, है ना। क्या होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं। पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो उपस्थित होते हैं, तो दोनों सही है। क्या हो जाएंगे, इसका 2 सही है ना। इसका क्या है, 2 सही है। तो क्या होंगे, कार्बन हो जाएंगे, सल्फर हो जाएंगे, और हाइड्रोजन तत्व भी उपस्थिति होते हैं। पेट्रोलियम में कार्बन सल्फर और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। पेट्रोलियम कच्चा तेल या धात्विक तेल के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों तथा छोटे छोटे पौधे से होती है। गैसोहोल में पेट्रोल अल्कोहल की मात्रा 90% और 10% होती है। तो इसका ये तीनों सही हो जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन हो जाएंगे अपकेंद्री बल पे, अपकेंद्रण पे आधारित है। अब अभिकेंद्रण बल को केंद्राभिमुखी बल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका हो जाएगा सर्दियों की तुलना में गर्मी। 1 मिनट, क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है, तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है क्या, हिमीकरण या फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, तो हो जाएंगे एक्सपेंशन के कारण, यानी बढ़ा, उसमें क्या होता है, फैलाव, है ना। सामान्यतः ताप बढ़ने पर द्रव का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ताप बढ़ने पर द्रव का घनत्व घट जाता है, डेंसिटी घट जाता है, उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द्रव का आयतन गुणांक प्रसार क्या होता है, द्रव ठोस की तुलना में 10 गुना अधिक बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, एक्सपेंशन, मतलब उसमें फैलाव के कारण क्या होता है, पानी के पाइप फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 75 पे। बोला जा रहा है कि किसके अनुरूप
वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है, किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो हो जाएंगे गति के अनुरूप, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो रहा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वस्तु की द्रव्यमान एम मान लेते हैं, वस्तु का वेग भी मान लिए। वस्तु का वेग क्या हो जाएंगे, भी, द्रव्यमान एम। तो भी वेग से गति कर रही वस्तु की गति ऊर्जा क्या हो जाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा। अब वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एवं गति घटने पर वस्तु की गति क्या हो जाएगी, गति ऊर्जा घट जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता। बोला जा रहा है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या क्या हो सकती है, तो हो जाएंगे समान आकार हो गए, ठीक है, सीधा हो गया, ठीक है, पार्श्वगत तौर पर उल्टी भी हो सकते हैं और आभासी भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, उल्टी और आभासी भी हो सकते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग आईना मिरर के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्यों में एक संयोजिक ऊतक, क्या बोला जा रहा है, एक संयोजिक ऊतक को पहचानना है, तो इसका क्या हो जाएगा, हड्डी। हड्डी क्या है, एक संयोजिक ऊतक है। हड्डी क्या है, मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, जो हड्डी कहलाता है। संयोजिक ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, यानी अंगों को छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना, शरीर को ढांचे प्रदान करना, ये संयोजिक ऊतक का क्या है, कार्य है। तो हड्डी क्या हो जाएंगे, संयोजिक ऊतक। अगला क्वेश्चन आते हैं। न्यूलैंड के ऑप्टिक्स नियम के अनुसार डैश जो गुण में कोबाल्ट और निकिल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। किसको, एफी, आयरन को। न्यूलैंड के ऑप्टिक नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो एफी को, आयरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अभिभाज्यता के बारे में बताया है, तो ये क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन किया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को क्वालिटी या कंटेंट कैसा लगा, वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पे नए हैं तो। बोला जा रहा है कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है डैश, है ना। दंत क्षय कब शुरू होता है, जब मुंह का पीएच डैश होता है, कितना होता है, यानी 5.5 से कम होता है। 5.5 से कम होगा तो ये क्या होने लगेगा, क्षय होना शुरू, टूटने लगेगा। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो किसी मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, इनेमल जो होता है, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सभी को धन्यवाद।